Okay. So, what is diesel power station or DG set? सिंपल, इसके बारे में जानते ही हो कि जो हम लोग एक पावर बैकअप के लिए यूज करते हैं नॉर्मली, एक डीजल जनरेटर सेट, ठीक है, दैट इज डीजल पावर स्टेशन. Everywhere we are using this as a backup power supply. Okay. So why it is named a diesel power station? Power station because it is supplying power, and we are using diesel as a fuel for generating this power. So that is called the diesel power station. Okay. If you see the definition, that a generating station in which diesel engine is used as the prime mover for the generation of electrical energy. Okay. That is known as diesel power station. Very simple. So here we are using the diesel engine as a prime mover. So diesel will burn inside the engine, and the product of this combustion will act as a working fluid to produce the mechanical energy. Okay. Then the diesel engine drives the alternator, which converts the mechanical energy into electrical energy. And in this way, we are able to use that power. Okay. So that is a very simple method. Okay. Advantages और disadvantages obviously होते ही है, जो भी हमारे generating power stations है, ठीक है. Everywhere there is certain plus point or minus point. So what are the advantages with this diesel power unit, diesel power station? So their design and layout, they are very simple. Okay. Simply हमारा जो डीजल इंजन है वो हमारे प्राइम मूवर की तरह काम कर रहा है. That will working as a working fluid, and this will convert the mechanical energy into the electrical energy. Simple design and the layout of the plant. Yeah. Also, it occupies the less space as the number and the size of auxiliaries is small. Okay. काफी कम स्पेस इसके लिए जरूरत है. प्लस इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं कहीं भी, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह इजीली कहीं भी पावर बैकअप हम लोग सप्लाई करना है तो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. सिंपल. और क्या होता है इसके साथ? देयर इज नो स्टैंड बाई लॉसेस. स्टैंड बाई लॉसेस कहने का क्या मतलब है? एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टैंड बाई लॉसेस? सर आइडियल कंडीशन में कोई लॉस नहीं होगा. आइडियल कंडीशन में कोई लॉस नहीं होगा. तो सिंपल है स्टैंड बाई लॉसेस. ऐसा हम लोगों को जब पावर की जरूरत होगी उसी वक्त इसे स्टार्ट करेंगे. ऐसा नहीं कि इसको स्टार्ट करके हम लोग रखे हुए 10 घंटे के लिए, उसमें से 2 घंटे 4 घंटे हम लोग सिर्फ यूज कर रहे हैं. कोई जरूरत ही नहीं है. ऐसा क्विक स्टार्ट है. ठीक है. जस्ट प्राइम मूवर के थ्रू हम लोग इसको रोटेट किए और इसको स्टार्ट किए और इंस्टेंटली हम लोग पावर यूज किए. ठीक है. और जब इसको जरूरत नहीं है तो इसे हम लोग ऑफ कर दिए. तो स्टैंड बाई लॉसेस यहाँ पर नहीं है कि इसको स्टार्ट करके रखने की जरूरत है और फिर हम लोग इसको यूज करें. थर्मल पावर प्लांट वगैरह में क्या होता है? बॉयलर्स है, काफी बड़े बॉयलर्स हैं. सो यू नीड टू ऑलवेज इग्नाइट द फायर इन द बॉयलर. अदरवाइज क्या होगा? अगर एक सर्टेन टेम्परेचर वहां मेंटेन नहीं रहेगा तो उसको फिर से उस टेम्परेचर तक लाने में कई घंटे लग जाएंगे. तो पावर जनरेशन में समय लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ केस ही नहीं है. तो स्टैंड बाई लॉसेस हमारे कुछ नहीं है यहाँ पर. ऑब्वियसली जब पावर जनरेशन होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा. हीट प्रोड्यूस होगा तो उसके लिए कूलिंग मेथड्स कुछ यूज करने पड़ेंगे. तो सिंपल यहाँ पर एक हमारा वाटर टाइप्स रहता है. वाटर पाइप के थ्रू हम लोग जो भी इंजन हमारा हीट अप होता है उसको हम लोग कूल कर लेते हैं. सिंपल कूलिंग मेथड है. तो कॉस्ट इज very less of the operational cost for the cooling purpose, obviously. Okay. So you can say that there are a number of advantages. Okay.
यहाँ पर उसको ऑपरेट करने के लिए ज्यादा मैन पावर की भी जरूरत नहीं है, एक पर्सन ही सफिशियंट है। और सबसे सबसे ज्यादा मतलब इसका एडवांटेज यही है कि क्विकली हम लोगों को पावर सप्लाई एज ए बैकअप मिल जाता है, ठीक है, स्पेशली इन हॉस्पिटल्स और इन द रिमोट एरियाज, ठीक है, वहां पर ये मतलब काफी फ्रूटफुल, काफी यूजफुल है हमारे लिए। डिसएडवांटेजेस भी इसके साथ है कुछ। एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो है कि इसको रन करने के लिए डीजल की जरूरत है, एंड यू नो द प्राइस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द डीजल recently. Okay. So that is a biggest disadvantage with this diesel power station. Then the second disadvantage is the plant does not work satisfactorily under overloaded condition for a longer period. Okay. अगर ओवरलोडिंग का केस होता है यहाँ पर, तो फिर ये पावर सप्लाई करना बंद कर देगा आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। दैट वी ऑलरेडी फेस सच टाइप ऑफ द सिचुएशन, ठीक है, जो भी कोई इसको यूज किया है तो इस चीज को ऑब्वियसली देखे ही होंगे, एक सर्टेन लोड ही हम लोग इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इससे जो कैपेसिटी है इसके अकॉर्डिंग। दूसरा, इससे जो हमारा लोकल डिमांड होता है, जो स्मॉल पावर सप्लाई का जो डिमांड है, ठीक है, स्मॉल लोड्स, सिर्फ उसी को हम लोग पावर सप्लाई कर पाएंगे, लार्ज लोड को हम लोग इस डीजल पावर स्टेशन के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकते। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है इसके साथ। और इसको मेंटेन करने के लिए भी जो मेंटेनेंस चार्ज है इसका, वो भी एक लिटिल बिट हायर साइड में है। So there are certain disadvantages and the advantages also associated with this diesel power station. थोड़ा इसको और डिटेल में हम लोग देखते हैं, okay? इसका कैसा अरेंजमेंट होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स इसके अंदर में होते हैं, okay? So the first one is the fuel supply system. Fuel supply system क्या है हमारा? It consists of a storage tank, strainers, fuel transfer pump, and all-day fuel tank. चार कंपोनेंट्स है, चार डिफरेंट पार्ट्स है, ठीक है, उन सबको कंबाइन करके उसका एक नाम दिया गया है फ्यूल सप्लाई सिस्टम। द फर्स्ट वन इज स्टोरेज टैंक, ठीक है, अगर ये इसके फिगर को देखो डायग्राम का जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है, यहाँ पर एक स्टोरेज टैंक होगा, फ्यूल टैंक, ठीक है। आफ्टर फ्यूल टैंक द सेकंड वन इज स्ट्रेनर, देन फ्यूल ट्रांसफर पंप। ये फ्यूल ट्रांसफर पंप है, ये एक डेली टैंक है, और एक स्ट्रेनर होगा ये, जो कि इस स्ट्रेनर के थ्रू फ्यूल टैंक से ये डीजल यहाँ से होते हुए एक ट्रांसफर पंप है, इस ट्रांसफर पंप के थ्रू होते हुए ये एक अनदर स्टोरेज है, ऑल डे टैंक जिसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर सारा डीजल अवेलेबल रहता है, लेकिन यहाँ पर जाकर के कुछ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ डीजल that is stored, and from there it is going to the diesel engine, okay. तो ये जो कंप्लीट हमारा सिस्टम हुआ, ये हमारा फ्यूल सप्लाई सिस्टम हो गया, ठीक है। फ्यूल टैंक, स्ट्रेनर, ट्रांसफर पंप, थ्रू ट्रांसफर पंप इट विल गो टू डे टैंक, और यहाँ से अगर डीजल ओवरफ्लो होता है तो फिर वापस हमारा इस फ्यूल टैंक में आ जाता है, so that there will be no wastage of fuel. That is the fuel supply system. The second section, the second part is the air intake system. Air intake, जब फ्यूल हमारा अवेलेबल है, ठीक है, डीजल इज अवेलेबल, एंड in order to ignite the fuel we need air, ठीक है। तो एक फ्रेश एयर की भी जरूरत है, so that there will be some combustion, है ना।
तो यहाँ देख रहे हो कि ये एक एयर इनटेक एयर फिल्टर है। यहाँ से एटमॉस्फेयर से ये एक एयर आएगा यहाँ पर हमारा फिल्टर होकर के, और फिर ये यहाँ से होते हुए इस डीजल इंजन में हमारा आता है, और फ्यूल भी हमारा आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। फ्यूल भी हमारा यहीं पर आ रहा है फ्यूल इंजेक्शन पंप के थ्रू। तो ये एक एयर सिंपल हमारा इस एयर इनटेक सिस्टम में क्या है, एक एयर इनटेक फिल्टर के थ्रू एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं, इसको फिल्टर करके हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और इस सिस्टम में एक है हमारा, ये तो इनपुट हो गया, ये आउटपुट, जो भी एयर हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है, एग्जॉस्ट बेसिकली, वो हमारा इस साइलेंसर पंप के थ्रू एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाएगा आफ्टर कंबशन, है ना। तो ये हमारा एयर इनटेक सिस्टम है। तो फ्यूल हो गया, एयर हो गया, ये फ्यूल और एयर हमारा क्या होगा, कंबशन होगा इस डीजल इंजन में, और ये एग्जॉस्ट सिस्टम एक हो गया, ठीक है, ये एग्जॉस्ट पर्पस के लिए। अब क्या है इसमें जो मेन कंपोनेंट्स है, सिर्फ उसी को देखते हैं, ठीक है। बाकी तो फिर हमारा बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स है, लेकिन मेन हमारा जो फंक्शन है उसको देखते हैं। उसके बाद हमारा है कूलिंग सिस्टम, ठीक है। कूलिंग सिस्टम में हमारा क्या है, द हीट रिलीज्ड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल इन द इंजन सिलेंडर इज पार्शियली कन्वर्टेड इनटू वर्क। जो यहाँ पर हीट हमारा प्रोड्यूस हुआ इस डीजल इंजन में during combustion, that is partially converted into the work that will act as a mechanical power to drive the generator and to generate electricity. So partial heat is converted into the work, and the rest heat is the heat loss. Okay, so that heat loss, the loss of the heat, that will increase the temperature of the different components. Okay, so we need to cool down the temperature, and for that we are using a cooling system. Okay, तो यहाँ पर देख रहे होगे कि यहाँ एक कूलिंग टावर है, ठीक है। यहाँ से एक पंप के थ्रू हम लोग हीट एक्सचेंजर यहाँ पर है, ठीक है। इस पंप के थ्रू एक ये जो वाटर को बेसिकली सर्कुलेट कर रहे हैं, वाटर सर्कुलेट कर रहे हैं, और यहाँ से जो हमारा ऑयल आ रहा है, ठीक है, ये ऑयल हमारा बेसिकली हीटेड ऑयल है, जिसका कि टेम्परेचर हमारा इंक्रीज कर गया है ड्यू टू दिस हीट लॉस। तो इस इंक्रीज टेम्परेचर वाले ऑयल को कूल करना है, तो इसको हम लोग एक सर्कुलेटिंग वाटर सर्कुलेटिंग पंप है, इसके थ्रू हम लोग इसको इसके बगल से पास करते हैं। तो जो वाटर का प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोल्ड वाटर है, तो ये इसको हीट को एब्जॉर्ब करेगा और ऑयल का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से इससे हम लोग ऑयल के टेम्परेचर को मिनिमाइज करते हैं, और फिर से ये वापस ऑयल हमारा इस लुब्रिकेटिंग ऑयल है, ये वापस हमारा ऑयल जो है ये हमारा इस मूव करेगा, सर्कुलेट करते रहेगा इस पूरे सिस्टम में। तो कूलिंग का हमारा पर्पस समझ में आ गया, इस तरह से हम लोग इसको कूल कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। फिर हमारा एक लुब्रिकेटिंग सिस्टम, लुब्रिकेटिंग सिस्टम का क्या वर्क है, दिस सिस्टम मिनिमाइज द वियर ऑफ rubbing surface of the engine. It comprises of lubricating oil tank, pump, filter, and oil cooler. The lubricating oil is drawn from the lubricating oil tank by the pump and is passed through filter to remove the impurities. एक lubricating pump है हमारा, ठीक है। लुब्रिकेशन के लिए हम लोग एक लुब्रिकेटिंग टैंक है, वहां से पंप के थ्रू हम लोग ये लुब्रिकेशन ऑयल को सर्कुलेट करते हैं इस ऑयल पंप के थ्रू, उसको फिल्टर करने के बाद, ठीक है। जो कि इसका पर्पस हमारा क्या है, जो इसके इंजन के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है उसको बेसिकली वो भी एक तरह से कूल करता है और स्मूथ करता है, ठीक है। जैसे ये मूव करते रहता है डिफरेंट पार्ट्स, तो ड्यू टू द फ्रिक्शन देयर मे बी हीट लॉसेस
एंड ऑल्सो वियर एंड टियर। तो इन चीजों को मिनिमाइज करने के लिए लुब्रिकेशन हम लोग यूज करते हैं। तो ये हमारा बेसिक इसका पर्पस है लुब्रिकेटिंग सिस्टम का, ताकि जो हमारा इंजन है उसका परफॉर्मेंस हमारा बेटर हो और लॉन्ग लाइफ उसका हो। देन द इंजन स्टार्टिंग सिस्टम। इंजन स्टार्टिंग सिस्टम हमारा क्या कहता है? So this is an arrangement to rotate the engine initially while starting until firing starts and the unit run with its own power. Okay. Small sets are started manually by handle, but for larger units, compressed air is used for starting. Okay. ये क्या कहता है? डीजल इंजन देखी हो, एक हमारा एक हमारा होता है हैंड पंप के थ्रू, ठीक है, जिसको कि हम लोग रोटेट करते हैं, इनिशियली मूव करते हैं, या इस शाफ्ट के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट करके और इसको रोटेट करते हैं। तो इनिशियली हम लोगों को मूव करना पड़ता है, ठीक है, इनिशियली उसको मूवमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, और इस बीच में तब तक ये हमारा सर्टेन जो भी हमारा कन्वर्सन है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्सन, ठीक है, वो जैसे ही अपने एक स्टेट में पहुंच जाता है तो फिर ये इनिशियल मूवमेंट की जरूरत नहीं रहती। तो यही हमारा कह रहा है कि इंजन स्टार्टिंग सिस्टम। सो देयर इज एन अरेंजमेंट टू रोटेट द इंजन इनिशियली इसको रोटेट करने के लिए स्मॉल सेट ऑफ हैंडल, ठीक है, जिसको कि हम लोग यूज करते हैं। लेकिन अगर यही लार्जर यूनिट में अगर यूज करें तो वहां पे कंप्रेस्ड एयर सिस्टम एक होता है उसको स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा मैन इंजन स्टार्टिंग सिस्टम। और लास्ट में हमारा क्या है? अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं नॉर्मली सैलिएंट पोल टाइप सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है, जिस सेल्फ एक्साइटेड एंड सेल्फ रेगुलेटेड बाय एन एक्साइटेशन यूनिट, ठीक है। तो सैलिएंट पोल टाइप सिंक्रोनस जनरेटर का यूज करते हैं। सिंपल मेथड ये है हमारा पावर जनरेशन का, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट systems of this complete डीजल पावर प्लांट, ठीक है। क्या क्या सिस्टम हो गया एक बार फिर से देखें। एक हमारा फ्यूल सप्लाई सिस्टम हो गया, ठीक है, जिसमें कि फ्यूल टैंक, स्ट्रेंडर, ट्रांसफर पंप, ऑल डे स्टोरेज टैंक, ठीक है। उसके बाद एक एयर इनटेक सिस्टम हो गया, यहाँ की इनटेक एयर आ रहा है, और ये इनटेक एयर क्यों जरूरत है? इस डीजल के साथ यहाँ पर हीट जनरेट करने के लिए इग्निशन होगा फायर के थ्रू, और यहाँ पर हीट जनरेट होगा, ठीक है। और फिर ये आफ्टर जनरेशन जो एग्जॉस्ट होगा वो इस साइलेंसर के थ्रू निकल जाएगा। तो एक फ्यूल सिस्टम हो गया, एक एयर इनटेक सिस्टम हो गया, उसके बाद एक हमारा हो गया ये कूलिंग सिस्टम, ठीक है। ये कूलिंग सिस्टम क्यों जरूरत है? जो यहाँ पर हीट जनरेट होता है उसके कारण डिफरेंट पार्ट्स का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, साथ ही साथ जो ऑयल पंप के थ्रू ऑयल हमारा फ्लो कर रहा है उस ऑयल का भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो उस ऑयल को हम लोगों को कूल डाउन करने के लिए ये कूलिंग सिस्टम है, एक पाइप के थ्रू वाटर को सर्कुलेट किया जाता है डिफरेंट कंपोनेंट्स के पास से, और ये वाटर क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर डाउन कर देता है डिफरेंट पार्ट्स का और ऑयल का भी, ठीक है। और फिर दोबारा उस ऑयल को हम लोग यूज करते हैं। ये पूरा कूलिंग सिस्टम हो गया। इसके बाद क्या है? एक लुब्रिकेटिंग ऑयल सिस्टम है, लुब्रिकेशन पर्पस के लिए, ठीक है। जो ये रोटेशन होता है, मूवमेंट है, इस मूवमेंट के कारण फ्रिक्शन जो होगा तो डिफरेंट पार्ट्स का वियर एंड टेयर और जो हीट जनरेट होगा ड्यू टू द फ्रिक्शन, उन सबको मिनिमाइज करने के लिए एक लुब्रिकेशन पर्पस के लिए हम लोग लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करते हैं, जो कि एक लुब्रिकेटिंग स्टोरेज टैंक में रहता है, ठीक है। एक ऑयल पंप के थ्रू इस लुब्रिकेटिंग ऑयल को सर्कुलेट करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स में। और यहाँ पर हमारा हम लोग यूज करते हैं अल्टरनेटर को, सैलिएंट पोल टाइप अल्टरनेटर, which is used to convert the mechanical energy into the electrical energy to generate the power, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट सिस्टम और डिफरेंट कंपोनेंट्स यू कैन से
that we are using in the diesel power plant. Okay. ये एक सिंपल सा एक एग्जांपल है कि डीजल जनरेटर सेट का क्या साइज होना चाहिए, क्या रेटिंग होना चाहिए, ये हम लोग कैसे डिसाइड करें। ठीक है, एक तो सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। The first point is, if the DG set is required for 100% standby, okay, then the entire connected load in HP or kVA should be added. After finding out the diversity factor, the correct capacity of a DG set can be find out. इसका क्या मतलब हुआ? डीजी सेट के थ्रू हम लोगों को जितने भी कनेक्टेड लोड है उन सबको हम लोगों को पावर सप्लाई करना है, या कुछ उसमें जो इमरजेंसी यूज के लिए है सिर्फ उसी को पावर सप्लाई करना है। दैट वी हैव टू डिसाइड। ओके, आइदर वी आर गोइंग टू सप्लाई all the load which are connected in the system, or some load which are emergency type. Okay, ये हम लोगों को डिसाइड करना है। अकॉर्डिंगली डीजी सेट का क्या कैपेसिटी होगा ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जैसे कि देखो, एक अगर हमारा कनेक्टेड लोड है 650 किलोवाट, ठीक है, 650 kilowatt for example is the connected load and the diversity factor is given as 0.54. okay, diversity factor याद होगा, पढ़े होगा पिछले सेमेस्टर में, that is the demand divided by the connected load. okay, connected load हमारा क्या है 650 है, and what is demand, so we can calculate from this diversity factor. okay, if the diversity factor is 0.54, connected load is 650, then what is demand? Demand is equal to connected load into diversity factor. Okay, so that is equal to 350. okay, that means हम लोगों को पावर सप्लाई करना है थ्रू डीजी सेट टू कनेक्टेड लोड 350 किलोवाट इंस्टेड ऑफ 650 किलोवाट। ठीक है, 650 किलोवाट है लेकिन पावर सप्लाई करना है डीजी सेट के थ्रू, जो इमरजेंसी लोड है बेसिकली वो हमारा 350 किलोवाट। इसके साथ हम लोग अगर परसेंटेज लोडिंग जनरेटर को 100% लोड पे तो हम लोग रन नहीं करेंगे। ठीक है, जो उसका कैपेसिटी होगा 100% पे तो रन कभी करते नहीं है किसी भी सिस्टम को। ठीक है, तो एक फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि 70% उसका हम लोग लोडिंग रखेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसा कि बताए भी थे एडवांटेज और डिसएडवांटेज जब बता रहे थे कि अगर जनरेटर को हम लोग ओवरलोडिंग कंडीशन में रन करते हैं तो वो फिर हमारा रन नहीं करेगा। ठीक है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल पावर कन्वर्शन हो रहा है फिर वो हमारा नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो पाएगा। तो एक सर्टेन मार्जिन हम लोगों को रखना पड़ेगा। 100% लोडिंग पर हम लोग कभी इसको रन नहीं करते हैं नॉर्मली। 70% लोडिंग अगर कंसिडर करते हैं हम लोग, देन रेटिंग क्या होना चाहिए इस डीजी सेट का? सप्लाई करना है 350 किलोवाट लोड को और 70% लोडिंग के साथ करना है। दैट मींस we should select a DG set which are able to supply power to 500 kilowatt at unity power factor। लेकिन अगर पावर फैक्टर को भी कंसीडर हम लोग कर ले, सपोज 0.8 is the power factor, then the rating will be considered as 625 kVA। okay, so the rating of the generator this DG set is 625 kVA। अगर 625 kVA का डीजी सेट हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो वो 500 किलोवाट
लोड को सप्लाई करने के लिए कैपेबल होगा एट 0.8 पावर फैक्टर। अगर पावर फैक्टर चेंज होता है अकॉर्डिंगली ये वैल्यू भी थोड़ा सा चेंज होगा। तो ये एक मेथड है कि हम लोगों को सेलेक्ट करना है अगर रेटिंग, ठीक है, तो हम लोग कैसे सेलेक्ट करें। एक तुम लोग के लिए अपना टास्क समझ लो, असाइनमेंट समझ लो या जो भी, ठीक है, तुम लोग अगर कैलकुलेट करना अपनी तरफ से, ठीक है, अगर अपने कॉलेज के कैंपस में जितने भी हॉस्टल्स हैं, ठीक है, 4 बॉयज हॉस्टल 1 गर्ल्स हॉस्टल, इन चारों 5 हॉस्टल का अगर टोटल लोड कैलकुलेट करो, टोटल कनेक्टेड लोड कितने हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कनेक्टेड लोड, ये तो क्लियर है ना, कनेक्टेड लोड कहने का क्या मतलब है। कनेक्टेड लोड किसको कहेंगे हम लोग, कोई भी बताओ तो, अगर इस चीज को समझ रहे हो तो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कनेक्टेड लोड, जो भी चीज समझ रहे हो बताओ तो पहले एक बार। एम आई ऑडिबल? यस सर। सर जैसे कि सर लाइट फैन, उसके बाद फिर मोटर वगैरह, और जैसे कि मतलब सारा लोड जो भी हॉस्टल्स में यूज होता है, हीटर या जो भी। whatever load which are connected in the system, ठीक है, the load which are connected in the system, that is the connected load, ठीक है। अगर हॉस्टल में या अपने रूम में, घर में, कहीं भी, ठीक है, अगर 5 बल्ब फॉर एग्जांपल 5 एलईडी बल्ब लगे हुए हैं, 5 फैन लगे हुए हैं, ठीक है, 2 टीवी, एक टीवी है, एक फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ठीक है, घर में, तो ये सारा हमारा पूरा कनेक्टेड है जो हमारा सप्लाई सिस्टम है। लेकिन एट ए टाइम सारे के सारे का तो ऑन हम लोग नहीं करते हैं, सारा एक साथ यूज करते नहीं है, ठीक है, कभी 2 बल्ब यूज कर रहे, कभी 2 फैन यूज कर रहे साथ में, एक टीवी यूज कर रहे, सारा का सारा रेयरली होता है कि हम लोग जितने भी कनेक्टेड लोड है उन सबको एक साथ यूज करें, एक साथ स्विच ऑन करें, ठीक है। सो कनेक्टेड लोड मीन्स the load which are connected in our system that may be utilized at a particular time for a particular instant, but we need to take into the consideration if we are calculating the rating of the backup power supply, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कंसिडर नहीं करें कनेक्टेड लोड को, कुछ कमी यूज कर ले और फिर हम लोग पावर सप्लाई जो बैकअप डिजाइन कर रहे हैं और उसके थ्रू उसको सप्लाई दे दें, तो फिर ओवरलोडिंग का कंडीशन हो जाएगा हमारा। तो फैक्टर्स इन सब चीजों को कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। तो एक काम करना तुम लोग, जितने भी हॉस्टल है अपने अपने हॉस्टल का ही एटलीस्ट, नहीं तो तुम लोग निकाल लो कि एक हॉस्टल में कितने लाइट है, कितने फैन है, ठीक है, मोटर्स है, जो भी कनेक्टेड लोड है, ठीक है, सबका रेटिंग अप्रोक्सीमेटली पता होगा, लाइट का, फैन का, जो भी है। टोटल कनेक्टेड लोड कितने हैं हर एक हॉस्टल के, अगर उस एक हॉस्टल को डीजी सेट के थ्रू पावर सप्लाई करना हो, बैकअप पावर सप्लाई, अगर हमारा कन्वेंशनल ग्रिड के थ्रू नहीं हो, तो उस डीजी सेट का रेटिंग क्या होना चाहिए, ठीक है, ये कैलकुलेट कर सकते हो। इसको कैलकुलेट करने के लिए इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जितने भी कनेक्टेड लोड है, क्या वो सबको रन करना जरूरी है जब डीजी पावर सप्लाई हमारा मतलब डीजल जनरेटर सेट के थ्रू हम लोग अगर सप्लाई करें, या अगर एक रूम में 2 बल्ब है तो किसी एक बल्ब में ही डीजल जनरेटर सेट का हमारा कनेक्शन हो, दूसरा में पावर सप्लाई का कोई कनेक्शन ही ना हो, इमरजेंसी में सिर्फ एक ही बल्ब यूज करेंगे। तो किस तरह के सिस्टम हम लोग डेवलप करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी फिलहाल कंसिडर कर लो तुम लोग कि जितने कनेक्टेड लोड है उस पूरे कनेक्टेड लोड को
डीजल जनरेटर सेट के थ्रू सप्लाई देना है, बैकअप सप्लाई, ठीक है। कनेक्टेड लोड जितना है वही हमारा मैक्सिमम डिमांड भी है इस केस में, कंसिडर कर लो, ठीक है। 70% लोडिंग कंसिडर कर लो डीजल जनरेटर सेट का, और पावर फैक्टर कंसिडर कर लो 0.8, ठीक है। तब निकालो, कैलकुलेट करना कि तुम्हारे एक हॉस्टल के लिए कितना, किस कैपेसिटी का डीजल जनरेटर सेट चाहिए एज ए बैकअप, ठीक है। ये तुम लोग खुद से कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। क्लियर? यस सर। ओके, दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, फॉर एन एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन, ठीक है। फर्स्ट केस हम लोग का था, दूसरा केस में कहता है कि फॉर एन एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन रिकॉर्ड द करेंट वोल्टेज एंड पावर फैक्टर, ठीक है। record the current voltage and power factor reading at the main bus bar of the system at every half an hour interval for a period of 2 to 3 days, and during this period the factory should be having its normal operation. Okay. The non-essential load should be switched off to find the realistic current taken for running essential equipment. This will give a fair idea about the current taken from which the rating of the set can be calculated. ये कहता है कि डीजी सेट का क्या हमारा होना चाहिए, रेटिंग साइज क्या होना चाहिए, इस चीज को अगर कैलकुलेट करना है, कोई एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन, कोई एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है, ठीक है, वहां अगर हम लोगों को यूज करना है, छोटा फैक्ट्री है छोटा मोटा, तो क्या करना है कि करंट, वोल्टेज और पावर फैक्टर, ये तीनों पैरामीटर्स को कॉन्टिन्यूसली नोट डाउन करते रहे हम लोग अगर कुछ दिन तक, ठीक है, और नॉर्मल ऑपरेशन हो रहा है उस फैक्ट्री में, तो इससे भी हम लोगों को एक आइडिया मिलेगा कि हमारा डिमांड कितना है, क्या पावर कंजम्पशन है पर डे का, ठीक है। पर डे का पावर कंजम्पशन हम लोग जब यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कितना हम लोगों को डीजल जनरेटर सेट का कैपेसिटी रखना चाहिए, ठीक है, एज ए बैकअप। तो एक ये भी तरीका है इसके साइज को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या कहता है, फॉर ए न्यू इंस्टॉलेशन, ये सेकंड पॉइंट तो था एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन के लिए। फॉर ए न्यू इंस्टॉलेशन, अगर कहीं नए जगह हम लोगों को सेटअप करना है डीजी सेट, an approximate method of estimating the capacity of a DG set is to add full load current of the proposed load to be run in the DG set. इसका कहना है कि फुल लोड करंट पर हम लोग कैलकुलेट करें कि हम लोग प्रपोज्ड लोड क्या है, कितना हम लोग लोड कनेक्ट करने वाले हैं सिस्टम में, कितना प्रपोज्ड है, क्योंकि न्यू इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना प्रपोज कर रहे हैं, कितना हम लोग लाइट फैन और बल्ब इंस्टॉल करेंगे, उसको फुल लोड करंट पर अगर हम लोग पूरे सिस्टम को रन करते हैं तो उसको कंसिडर करते हुए हम लोग डीजी सेट का रेटिंग निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी केसेस हो, ठीक है, मेथड जो हमारा है वो हमारा यही होगा, ठीक है। इसी मेथड के थ्रू हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्लियर है डीजी सेट? यस सर।